नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बच्चे इस बार का यूपीएससी परीक्षा दे रहे हैं, जो 10 अक्टूबर को निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि इसको आप जो दे रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ यह वीडियो उन बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आने वाला समय में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीसीएस, चाहे अन्य भी कंपटीशन आप देंगे उसमें भी आपको काम आएंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि मैं समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लग रहे हैं, कुछ चीज़ वो आप एक बार इसको ज़रूर देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही सोच समझ करके ये प्रश्न को बनाया गया है। हाल ही में समाचारों में चर्चित पहला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित विचकॉम्बे है। विचकॉम्बे क्या है मित्रों? आप यदि मेरे इस YouTube पर अपना ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना दिमाग में इसका आंसर जरूर खोजिएगा कि प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित विचकॉम्बे है क्या है? विचकॉम्बे क्या है? आप सुने होंगे। तो मित्रों, मैं इसको ऑप्शन नहीं दूंगा, अभी आपको फटाफट जितना ज्यादा हो सकता है इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाने का प्रयास करूंगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। विचकॉम्बे जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। एक प्रकार से यह जो है एक उल्का पिंड है। क्या है? उल्का पिंड है। ठीक है, देखिए इसको कम से कम आप जान लीजिएगा। विचकॉम्बे यदि आपको एग्जाम में आ जाएंगे तो आप बताइएगा कि ये जो है सो उल्का पिंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रह सकता है। हाल ही में समाचारों में चर्चित, देखिए यूपीएससी जो होता है वो लेटेस्ट प्रश्न पूछते हैं। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पूछेंगे तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो लेटेस्ट जो होते हैं, खोज हुए रहते हैं, उसी से प्रश्न वो पूछते हैं। तो हाल ही में समाचारों में चर्चित आयरन डोम है। आयरन डोम क्या है? ठीक है, तो आयरन डोम जो है मित्रों, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आयरन डोम एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए कि ये जो आपका आयरन डोम है वो एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो मित्रों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रश्न उसको आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है कि आपको बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि एयर डोम क्या है। ठीक है, आयरन डोम क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, जनरेशन एआई, यानी इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल है। किसका है? किसकी पहल है? जनरेशन एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल किसकी पहल है? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा आपका यूनिसेफ। किसका है? यूनिसेफ। इसको एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए। यूनिसेफ की जनरेशन एआई पहल वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अन्य हितधारक के साथ मिलकर सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए एआई की क्षमता को फिर से तैयार करने के लिए काम कर रही है। यानी बच्चों के लिए इस तरह का जो है सो तैयार हो रहा है। देखिए, एक बहुत अच्छा, देखिए इस तरह का यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वाईफाई होता है ना, उसी प्रकार से ली-फाई यानी LIFI ली-फाई प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? इसमें एक ऑप्शन के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जो ली-फाई है, यानी ली-फाई LIFI, ये प्रौद्योगिकी क्या है?
आपको मैं ऑप्शन देता हूं। ली-फाई एक वायरल तकनीक है जो प्रति सेकेंड टेराबिट्स गति पर डेटा को संचारित करने के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है, जो कथन है कि ली-फाई जल के अंदर काम कर सकती है, जल के अंदर काम कर सकती है जहां वाईफाई पूरी तरह से विफल हो जाती है। जल के अंदर वाईफाई काम नहीं करता है, लेकिन बोला जाता है, इसमें लिखा गया है कथन में कि ली-फाई जो है जल के अंदर काम कर सकती है जहां वाईफाई जो है सो पूरी तरह विफल हो जाती है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कि ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है आपका 1 और 2 दोनों, डी में है न तो 1 और न तो 2। तो मित्रों इसका उत्तर होगा आपका बी केवल 2। देखिए इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जर्मन भौतिक विज्ञानी और प्रोफेसर हेराल्ड द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर हेराल्ड द्वारा, ठीक है, यानी हेराल्ड हार्स द्वारा आविष्कार की गई ली-फाई, LIFI, जिसको बोलते हैं लाइट फिडेलिटी, एक वायरलेस तकनीक है। एक वायरलेस तकनीक है जो प्रति सेकेंड टेराबिट्स गति पर डेटा संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों के स्थान पर दृश्य प्रकाश का उपयोग करती। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइएगा तो एक एक शब्द उसका महत्वपूर्ण होता है। अभी आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर रेडियो तरंगों के स्थान पर दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है और वाईफाई से 100 गुना अधिक गति पर, वाईफाई से 100 गुना अधिक गति पर एक काम करता है ली-फाई। ली-फाई कम दूरी पर डेटा संचार प्रदान करती है। ली-फाई जो होता है कम दूरी पर जो है सो डेटा संचार प्रदान करती है। देखिए ली-फाई जो है जल के अंदर काम कर सकती है जहां वाईफाई पूरी तरह से विफल हो जाती है। यानी ली-फाई देखिए जल के अंदर भी काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता होती है यूपीएससी को प्रश्न बनाने के लिए, जिससे सैन्य और नौवहन संचालन के अनंत अवसर प्रदान किए गए हैं। अब सैन्य संचालन में, नौवहन में, पानी वाला में भी ये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शोर कलंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोर कलंक, ठीक है, पहला बोलता है कथन में कि शोर कलंक कोरोना नामक क्षेत्र में, शोर कलंक कोरोना नामक क्षेत्र में सूर्य की सतह पर काला शीत क्षेत्र है, काला शीत क्षेत्र है। दूसरा कथन बोलता है कि ये संवहन को बाधित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह की सांद्रता है ना के कारण सतह के घटते तापमान के क्षेत्र हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये संवहन को बाधित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह की सांद्रता के कारण सतह के घटते तापमान के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर दिया, ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी में न तो 1 और न तो 2। मित्रों इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, इसी तरह कथन का 1 2 1 न तो 1 न तो 2। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि आप यदि यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको चीजों, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। आप एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी जब तक आप किसी विषय वस्तु की आपके अंदर स्पष्ट जानकारी नहीं होगी, आप उत्तर को सही नहीं कर, क्वेश्चन को सही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखिए, यहां पर होगा बी केवल 2। अब हम बात करते हैं शोर कलंक क्या है।
सौर कलंक सूर्य के प्रकाश क्षेत्र पर उत्पन्न होने वाली या अस्थाई परिघटना। मित्रों, अस्थाई और अस्थाई मतलब क्या होता है? अस्थाई मतलब तो हमेशा जो रहता है, या अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए, बराबर घटित नहीं होती, कुछ समय में घटित होती है, जो निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कि कौन से रंग के दिखाई देते हैं? गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ये संवहन को बाधित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह की सांद्रता के कारण सतह के घटते तापमान के क्षेत्र हैं। सतह के घटते तापमान के जो है सो क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ दिया है, इजी प्रश्न है। सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर ए क्वांटम अंतरिकी, ऑप्शन नंबर बी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर 3 तेल और गैस अन्वेषण, ऑप्शन नंबर 4 जीनोमिक्स, ऑप्शन नंबर 5 डी है ना आपका दवा की खोज। ये ऑप्शन नंबर नहीं है, ये आपका 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है, उसके बाद उसको कूट में दिया है कि एक ए में 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखो इसका उत्तर जो है आपका ये सी होगा, जिसमें सभी होगा। यानी सुपर कंप्यूटिंग जो होता है उसका उपयोग क्वांटम अंतरिकी में भी प्रयोग हो सकता है, मौसम पूर्वानुमान में भी उपयोग होता है, तेल और गैस के अन्वेषण में भी होता है, जीनोमिक्स में भी होता है, दवा की खोज में भी होता है। तो ए इसका उत्तर जो है सी है, जिसमें 1 2 3 4 5 जो ये सब मैंने जो आपको बताया सब इसका उपयोग होगा। चलिए अब आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, खासकर यूपीएससी में इसी तरह का जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको एक स्पष्ट दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया आप कैसे पढ़िएगा। यूपीएससी के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको किस ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से देखते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। हाल ही में समाचारों में चर्चित मैत्री सेतु किन देशों को जोड़ता है? मैत्री सेतु बहुत इजी है, मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं आप इसका उत्तर जानते ही होंगे। ये आपका उत्तर है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, यानी इसको सिंपल समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में फेनी नदी पर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर बिकॉज दिस इज द न्यूज। ठीक है, ये आपका न्यूज है, बहुत पॉपुलर न्यूज में है मैत्री सेतु। तो आपको जानना पड़ेगा कौन सी नदी। फेनी नदी पर भारत बांग्लादेश मैत्री पुल, जिसको मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। आपको पूछा जा सकता है किस नदी पर, तो फेनी नदी पर। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से किसी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए मित्रों, आगे प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉपरेशन, जिसका नाम है, इसको आप बोल सकते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक आप सुनते होंगे, मोदी जी भी चर्चा करते रहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बिम्स्टेक के बारे में, यानी बिम्स्टेक के बारे में यदि आप डिटेल नहीं जानते हैं, इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाइए। देखिए कथन क्या कह रहा है। पहला कहता है कि इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। पहला कथन बोला कि इसमें जो है बिम्स्टेक में 8 सदस्य देश शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट कथन है कि यह बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया है। तीसरा है, यह सदस्य देशों के बीच एक अंतर्निहित मुक्त व्यापार समझौता है। मित्रों, इसमें देखिए, अब आपको
देखिए अब सारा क्वेश्चन को डिटेल पढ़िए। आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब है मित्रों कि कोई भी आप परीक्षा लिखिए, जेपीएससी लिखिए, यूपीएससी लिखिए, यूजीसी नेट लिखिए, क्वेश्चन को आप एक दो बार जरूर अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को देखते और आंसर लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब हम लोग जो है सो सिली मिस्टेक करते हैं। इसीलिए आप यदि मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो अब निश्चित रूप से एक दो बार क्वेश्चन के शब्दों को पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, सही कथन नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है कौन कथन नहीं सही है। तो देखिए यहां पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में था आपका 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में था केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में था 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी में था 2 और 3। तो मित्रों इसका उत्तर जो है 1 और 3 होगा। अब यहां देखिए, अब इसको पूरा डिटेल समझिए, तब आप चीजों को समझ पाइएगा। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपकरण, जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं, एक क्षेत्रीय संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती, बंगाल की खाड़ी के जो नजदीक है, सीमा पर है, क्षेत्रों के 7 देश शामिल हैं। कौन कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय यानी एकता का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यह उप क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इसके 7 सदस्य देश हैं मित्रों। इसका नाम लाइन टू लाइन आप रट लीजिएगा, नोट में शामिल कर लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बिम्स्टेक कंट्री का नाम आपको याद रखनी ही चाहिए, आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये सब जो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो बिम्स्टेक हो, चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, आप उसमें ये सब जानिए कि इसमें कौन कौन सा देश है। आपको पूछ देगा बोले इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो जब तक आप बिम्स्टेक के बारे में नहीं जानिएगा कि ये क्या है, कौन सी घोषणा के बाद आया, ठीक है, कितने सदस्य देश हैं, तब तक आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाइएगा मित्रों। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको ये YouTube में बता रहा हूं यही क्वेश्चन आए। हो सकता है इसका डिटेल से आपको पूछ दे, कोई भी तर्क पूछ सकता है, लेकिन कोई ना कोई परीक्षा में आपको बिम्स्टेक से पूछेगा ही। ये सब इंटरनेशनल न्यूज होते हैं, इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिम्स्टेक, G20, G7, ठीक है, ये सब ब्रिक्स, कुछ ऐसे ये सब संगठन है ना। इसको आपको जानना चाहिए कौन कौन कंट्री है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका बैठक कहाँ हुआ था हाल फिलहाल में, कौन कौन मुद्दे पर बातचीत हुई। देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रकृति बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको किस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। आप जब आप न्यूज में किसी चीज को सुनते हैं उसको किस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए और रिवाइज कीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लिए बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसका जो है सो निर्माण हुआ था। और इसका सदस्य देश में बता रहा था, तो इसका सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देश में म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर रिफॉल्मेंट सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कैसा शब्दावली है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर रिफॉल्मेंट, नॉन
रिफॉल्वमेंट सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत गारंटी प्रदान करता है कि किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें यातना, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए, अभी देख लीजिए, आप अफगानिस्तान को ले लीजिए। तालिबान लोग वहां पर अपना कब्जा कर लिया है। वहां के लोग डर से सदमे में हैं, भाग रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये कथन लिखा है कि गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत में जो पहला कथन ये बोलता है, ये जो आपका दिया है क्वेश्चन में, गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत गारंटी प्रदान करता है कि कोई भी, किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें यातना, क्रूरता और अमानवीय जो मानव का व्यवहार नहीं होता है, वैसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है। दूसरा है, यह सिद्धांत हर समय सभी प्रवासियों पर लागू होता है, चाहे वह प्रवास की स्थिति में कुछ भी हो, सभी पर लागू होता है। तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ए में आपका केवल 1 है, ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 है, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है न तो 1 न तो 2। तो मित्रों, इसका उत्तर जो है आपका डी होगा। न तो एक कथन सही है और न तो आपका जो है सो दूसरा कथन सही है। क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत गारंटी प्रदान करता है कि किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें यातना, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था, इस क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास नहीं किया। क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों, इसमें जो है न तो 1 न तो 2, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कथन जो है आपका पूरी तरह से सही है। क्या है ये? यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत गारंटी प्रदान करता है कि किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, ठीक है। किसी को भी, एक मिनट, किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसे क्या किया जाए, यातना दिया जाए, सताया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह का सिद्धांत ये बताता है कि किसी व्यक्ति को उस देश में नहीं भेजा जाना चाहिए जहां पर जो है उसको यातना दिया जाता है, सताया दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इसमें यही सिद्धांत है। यानी इसको ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत हर समय सभी प्रवासियों पर लागू होता है, चाहे वह प्रवासी की स्थिति कुछ भी हो। यानी सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में कि उसका जो है सो अधिकार का हनन नहीं हो, यानी वो यातना का सामना नहीं करे, उसको जोर जबरदस्ती उस देश में पुनः वापस नहीं भेजा जाए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के क्लास में बस मैं आपको प्रयास किया कि देखिए कम से कम क्वेश्चन को किस तरह से यूपीएससी के प्री का एग्जाम में पूछा जाता है और इसलिए किस ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने एक शब्द का यूज किया, क्या शब्द का यूज किए भाई? अंतर्राष्ट्रीय है ना मानवाधिकार कानून के तहत गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत, ठीक है। क्या है? आपने देखा कि इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को यानी पुनः उस देश में वापस नहीं भेजा जाएगा जहां उसके यातना,
सताया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे, अभी प्री तक आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। और कम से कम इतना तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा कि हम किसी चीजों को किस ढंग से पढ़ें, कितना डिटेल हमको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी को शुभ रात्रि।